नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए एक बुनियादी जरूरत है, चाहिए होती है, वो है रोशनी। रोशनी के बगैर, एनर्जी के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो रोशनी हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एक बहुत लंबा चौड़ा खाता है, सूरज से जो मुख्तलिफ तरह की रेडिएशन आ रही है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो वेव्स और पार्टिकल्स दोनों की फॉर्म में हम तक पहुंचता है। डुअल नेचर ऑफ लाइट आपने पढ़ी हुई है फिजिक्स में। बेसिकली हम इनको फोटॉन्स कहते हैं, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उनके अंदर, फोटॉन्स के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है। तो उनमें से हमारे लिए विजिबल लाइट इंपॉर्टेंट है, या पौधों के लिए विजिबल लाइट इंपॉर्टेंट है। 350 से 750 नैनोमीटर की रेंज में रफली जो वेवलेंथ होती है, वो पौधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है। अब टोटल जितनी रोशनी आती है उसका 1% प्लांट्स के ऊपर पड़ती है। बाकी सारी रोशनी कोई पत्थरों के ऊपर पड़ रही है, कोई हवा में डिसिपेट हो रही है, कोई बंजर ब्याबान मैदान है, रेत है, कंक्रीट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके ऊपर 99% लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। सिर्फ 1% लाइट जो पड़ रही है वो एब्जॉर्ब होती है और उसको इस्तेमाल किया जाता है फूड प्रोड्यूस करने के लिए। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हमने बात की थी कि आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर डाल दें टेस्ट ट्यूब, क्लोरोफिल निकाल के, क्लोरोफिल आपने निकाला तो वो ग्रीन कलर का जो लिक्विड बना था वो एक्चुअली ज्यादातर उसके अंदर क्लोरोफिल ही था। अब उस क्लोरोफिल को आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर लगा दें और ग्राफ बनाएं, मुख्तलिफ वेवलेंथ उसके ऊपर डालें और चेक करें कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी वेवलेंथ की कम हो रही है, और उसका ग्राफ बना लें। तो आपके पास इस तरह के ग्राफ आते हैं। क्लोरोफिल बी अलहदा कर लिया, बीटा कैरोटीन अलहदा कर लिया और क्लोरोफिल ए अलहदा कर लिया। तो उन तीनों की अलग अलग आपने ग्राफ बना लिए, तीनों ग्राफ्स को आपस में जोड़ दिया। तो एक ही ग्राफ में 3 ग्राफ नजर आ रहे हैं। नीचे वेवलेंथ लिखी हुई है, यहां पर एब्जॉर्बेंस लिखी हुई है कि किस वेवलेंथ के ऊपर ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, आगे नहीं, वापस नहीं जाती लाइट। ठीक है, तो यहां पे देखा जाता है कि ब्लू और रेड कलर में रोशनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन 450 430 के अराउंड अबाउट मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और इस तरफ देखें तो 670 नैनोमीटर के अराउंड इस एरिया में, यहाँ पे उसने वो दूसरों का नहीं दिखाया हुआ, सिर्फ क्लोरोफिल ए की पीक दिखाई हुई है, तो 670 नैनोमीटर के अराउंड ज्यादा आती है। और फिर ये भी चेक करें कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन की पीक्स अलग अलग है, सारे अलग अलग लेवल की बॉल्स कैच करते हैं, एक जैसी नहीं करते। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि कितनी लाइट एक्चुअली एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट में से कौन कौन सी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो रही हैं। फिर आता है एक्शन स्पेक्ट्रम, और पेपर में एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है बार बार, तो आपको पता होना चाहिए। एक्शन स्पेक्ट्रम से मुराद ये तो है कि आपने जस्ट क्लोरोफिल ले लिया या पत्ते में से मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लाइट डाल के देखा कि कितनी लाइट उसके ऊपर पड़ के आगे गुजर जाती है, कितनी लाइट नहीं गुजर पाती, अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। डिटरमिन कर लिया कि ये लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ये लाइट कम एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो काम भी करती है कि नहीं करती, फोटोसिंथेसिस उससे होती भी है या नहीं होती, वो जो पता लगेगा उससे जो ग्राफ बनेगा कि किस वेवलेंथ पे कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम उसका। ठीक है, और बेसिकली कि कौन कौन सी वेवलेंथ कितनी इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस करने में, फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने में, तो वो उसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। डेफिनेशन याद रखनी है। तो बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं, हम एक पत्ता ले लेते हैं, उस पत्ते के ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप उस पत्ते के ऊपर ग्रीन लाइट डालें, उसके ऊपर ब्लू लाइट डालें, उसके ऊपर येलो लाइट डालें, उसके ऊपर रेड लाइट डालें, तो मुख्तलिफ रंगों की आप उसके ऊपर रोशनी डालें और फिर देखें कि उसमें से फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि फोटोसिंथेसिस हो रही है नहीं हो रही है? तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उस पत्ते को फॉर एग्जांपल पानी के अंदर डिप कर दें। अब जब आप उसे पानी के अंदर डिप कर देंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस जब होगी तो उसमें से ऑक्सीजन के बबल्स निकलेंगे। तो आपने उसके ऊपर रेड लाइट डाली तो नोट करेंगे 5 मिनट में कितने बुलबुले उसमें से निकलते हैं। आपने उसके अंदर ग्रीन लाइट सिर्फ डाली, यानी कि वो बल्ब के ऊपर आपने ग्रीन कलर का वो रैपर चढ़ा दिया, रोशनी ग्रीन होकर बाहर आना शुरू हो गई, तो वो ग्रीन लाइट डाल के चेक करें, या ग्रीन कलर के एलईडी बल्ब लगा दें सिर्फ, बाकी रोशनी ब्लॉक कर दें उसकी, तो फिर चेक करें कि कितने बुलबुले निकल रहे हैं।
ब्लू लाइट डाल के कैलकुलेट करेंगे कितने बुलबुले निकल रहे हैं। तो बुलबुले, ऑक्सीजन के बुलबुले कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, या पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी खत्म होती जा रही है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती जा रही है, उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं केमिकली। तो उसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो एक्चुअल फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पे कितनी हो रही है, उसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसको कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम आपको यहां नीचे दिखाया हुआ है। अब यहां पे देखें तो रफली यहां पर भी दो मेन पीक्स हैं, एक इस एरिया में एक इस एरिया में, ठीक है। एक 400 450 वाली रेंज में, ब्लू वाली रेंज में, और एक रेड वाली रेंज में, ठीक है। और रफली ये यहां पे वो दो पीक्स इस एरिया में बन रही हैं। लेकिन आप चेक करें कि क्या हुआ, इसको हम आगे ले चलते हैं, कि ये दोनों रफली कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही। यानी कि ये नहीं हुआ कि जितनी यहां पे थी फिर यहां से यहां तक लाइन बना के यहां से बिल्कुल नीचे ले गए और फिर यहां से फिर थोड़ा सा ऊपर ले गए। अब यहां पे इमेजिन कर लें कि वो क्लोरोफिल ए वाली भी लाइन यहां पे मौजूद है, तो एक पीक यहां पे बन गई और एक पीक यहां पे बन गई। तो पीक तकरीबन वहां पे बन रही है, लेकिन आप चेक करें दरमियान में यहां काफी सारी ब्लैंक जगह थी जहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, लेकिन यहां पे वो ब्लैंक जगह बिल्कुल थोड़ी सी है। इवन यहां पे भी कुछ ना कुछ फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो बिल्कुल जीरो पे नहीं है, ठीक है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट भी है, रफली एक जैसा है लेकिन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है कि आपको पता है कि एक प्लेयर जब अकेला खेल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है। आप दो प्लेयर इकट्ठे मिला दें, तीन प्लेयर इकट्ठे मिला दें, 10 बंदों की टीम बना दें 11 बंदों की, तो उन सारों की टीम जो आपने बनाई है तो वो आपस में एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की निस्बत बेहतर हो जाती है। हर प्लेयर का अकेला अकेला स्कोर शायद 50-50 हो, लेकिन जब सारे मिलके करते हैं तो वो ओवरऑल स्कोर बड़ा अच्छा कर जाते हैं। तो वही हिसाब यहां पे भी हो रहा है कि वो अकेले अकेले क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपने देख लिया, क्लोरोफिल बी का स्पेक्ट्रम देख लिया, बीटा कैरोटीन का देख लिया, तो वो मुख्तलिफ क्लोरोफिल्स के स्पेक्ट्रम तो ठीक है, अपने अपने बनते हैं एब्जॉर्प्शन के, लेकिन जब वो मिलकर पत्ते के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त उन सारों की परफॉर्मेंस एक्चुअली पहले से बेहतर होती है, अकेले अकेले की निस्बत बेहतर होती है। तो इस वजह से हमें ये पीक्स ज्यादा बड़ी बड़ी नजर आती हैं, मोटी मोटी सी पीक्स है। इसका मतलब है यहाँ पे काफी ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, इवन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फोटोसिंथेसिस हो रही है। और दरमियान में ये जो इतना ज्यादा गैप है जो वादी बन रही है, यहां पर गैप बिल्कुल थोड़ा सा है। यानी कि जिस इलाके में हमें लग रहा है कि बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं होनी चाहिए, वहां पे भी कुछ ना कुछ हो रही होती है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक ज्यादा चौड़ी है, वैली जो दरमियान वाला इलाका है जहां पे वो वादी बन रही है नीचे से वी शेप की, तो वो लेस डीप है। फोटोसिंथेसिस जितनी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब अकेला करता है उसकी निस्बत ज्यादा हो रही है, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के कैरोटीनॉइड्स नीचे वाली गेंदों को कैच कर लेते हैं, उस इलाके वाली को, और वो क्लोरोफिल को पकड़ा देते हैं। इस वजह से उनकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है। फिर एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्योंकि रिएक्शन में टेक पार्ट करता है वो। तो क्योंकि शुगर बननी है, और शुगर जनाब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से बनती है, यानी CO2 के दरमियान आप हाइड्रोजन फंसा देते हैं और उसकी वजह से CHO बनता है, और वो आपका उसकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि वो आपका ग्लूकोज बन जाता है। तो ये काम कहां पे होता है? ये होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। यानी कि दो स्टेप्स है, आगे चल के हम देखेंगे। एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है कि क्लोरोफिल ने एनर्जी अब्सॉर्ब की, वो एनर्जी पास कर दी ATP को और NADPH2 को, फिर ATP और NADPH2 ने आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो उसकी रिडक्शन भी नहीं होगी। तो अंधेरे में या बगैर रोशनी के लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है। अब दुनिया में जितनी फोटोसिंथेसिस होती है उसका सिर्फ 10% टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। हम जो कहते हैं कि जी दरख्त लगाओ दरख्त लगाओ दरख्त लगाओ, तो सारे दरख्त मिलके सिर्फ 10% फोटोसिंथेसिस करते हैं। बाकी 90% कौन कर रहा है? बाकी 90% में वो एल्गी, वो साइनोबैक्टीरिया, वो सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो समंदरों में, दरियाओं में, नदी नालों में, तालाबों में भागे फिर रहे हैं, वो जो आपको नजर भी नहीं आते, जिनके कोई गुण नहीं गाता, अनसंग हीरोज, वो हैं एक्चुअली 90% फोटोसिंथेसिस वो करके दे रहे हैं आपको। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो क्या करते हैं? वो पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है उसी को इस्तेमाल करते हैं
और लेकिन जो टेरेस्ट्रियल हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास पत्ते हैं। हवा में आपको पता है 0.03 से 0.4%, बहुत थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि एक पूरा लीटर ले लेंगे उसमें भी इतनी सी होगी, सिर्फ ना होने के बराबर है, लेकिन उसमें ही बेचारे सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो एयर फिर एंटर होती है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमा मुंह को कहते हैं, स्टोमियम माउथ को कहते हैं, स्टोमेटा जमा है काफी सारे मुंह, तो वो नीचे की तरफ पत्तों के अंदर सुराख होते हैं और उनके ऊपर फिर एयर स्पेसिस होती हैं, यानी कि हवा अंदर पत्ते के दाखिल होती है तो अंदर एक चैम्बर बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द सारे, मतलब एक क्या टेबल है, उस टेबल के इर्द गिर्द सारे बैठे हुए हैं सेल्स, और वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ पकड़ के इस्तेमाल करते रहते हैं। तो नीचे पत्ते की निचली सरफेस पे अगर आप देखें तो आपको काफी सारे स्टोमेटा नजर आएंगे, ओवरऑल 1 से 2% तक, 1 to 2% सरफेस स्टोमेटा ने कवर की हुई होती है। अब अंदर जो सेल्स हैं, अंदर वाले सेल्स के ऊपर पानी की लेयर चढ़ी रहती है। पानी कहां से आता है? पत्ते के अंदर जाइलम और फ्लोएम, वो वेसल्स हैं जिनके जरिए से पानी आ रहा है, और वो पानी फिर फैला दिया जाता है इन सेल्स को। करीब से ही कोई नाली गुजर रही होगी, उधर से वो पानी पिक करेगा, अपनी सरफेस के ऊपर पानी अपने आप को गीला रखेगा। फिर क्या होगा कि हवा कार्बन डाइऑक्साइड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी में जज्ब होगी और सेल उस पानी से डिफ्यूजन के जरिए वो एब्जॉर्ब करता जाएगा। जितनी वो इस्तेमाल करता जाएगा मजीद कार्बन डाइऑक्साइड पीछे से आती जाएगी। ठीक है, तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है जरा इजीली। जो आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, बोतल जो होती है पेप्सी वगैरह की, तो उसके अंदर भी वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जाहिर है। तो इसी तरह पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है थोड़ी बहुत। अब स्टोमेटा जरूरत के वक्त खोले जा सकते हैं या बंद किए जा सकते हैं। उनको खोलने या बंद करने के लिए 2 लोबिये की शक्ल के सेल्स होते हैं जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं। वो गार्ड हैं, 2 दरबान हैं जो उस एंट्रेंस के इर्द गिर्द, दरवाजे के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं लेफ्ट राइट पे, और वो कंट्रोल करते हैं कि कब दरवाजा खोलना कब बंद करना है। ठीक है, तो उनकी शेप चेंज हो जाती है, पानी भर के वो ज्यादा टाइट हो जाते हैं। जब पानी अवेलेबल होगा तो वो टाइट हो जाएंगे, टाइट होने की वजह से वो जरा गोल से हो जाएंगे, दरवाजा खुल जाएगा और वो अंदर पानी हवा जाना शुरू हो जाएगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली एडजस्टेबल पोर्स हैं, यानी कि उनको कंट्रोल किया जा सकता है। दिन के वक्त वो खुल जाते हैं जब फोटोसिंथेसिस होनी है, जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होनी तो उस वक्त बंद हो जाते हैं। इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिदमिक होती है, यानी कि वो रिदम के मुताबिक चलती है। इसको हम बायो रिदम कहते हैं, यानी कि वो ये नहीं है कि देखेंगे हाँ भाई रोशनी हो गई है तो फिर मैं खुलूं, या रोशनी खत्म हो गई है तो मैं बंद हो जाऊं, बल्कि वो अगर आप उनको अंधेरे में रख दें, कई दिनों के लिए पौधे को अंधेरे में रख दें, तो फिर भी सुबह के टाइम ऑटोमेटिकली वो खुल जाएंगे गार्ड सेल्स, रात के वक्त ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। यानी कि उनकी अपनी घड़ी है, वो बाहर से सूरज को देख के नहीं चल रहे, उनके अंदर सिस्टम लगा हुआ है जो उनको बताता है कि अब सुबह का टाइम हो गया है, अब रात का टाइम हो गया है, तो उसके मुताबिक वो खुद ब खुद चलते जाते हैं। इसको कहते हैं इंटरनल बायोकेमिकल क्लॉक। वो उनकी अपनी अंदरूनी एक क्लॉक है जिसके जरिए से काम करते हैं।